हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के टीयर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 13 अप्रैल 2022 को शिफ्ट 2 के अंदर हुआ था, ठीक है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। और देखिए, आप अगर पिछले वाले वीडियोस कंटिन्यूस देखते आ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हैं, ठीक है। तो उनको मैं इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि उसका डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन जो है मैंने पीछे करवा रखा है। अगर आप पीछे से कंटिन्यूस वीडियोज़ देखते आ रहे हैं तो आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए, समतल भूमि पर बिंदु P से जो है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी 510 मीटर है तो मीनार के ऊंचाई 50%, ऊंचाई का 50% आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए, इसमें डायरेक्ट आप इसको सोल्व कर सकते हैं भाई, यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मैं जो है ये डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर मीनार दे रखी है और इस मीनार के पाद बिंदु से जो है यहाँ पर कुछ दूरी पर आपको ये बिंदु P दे रखा, और ये आपके पास दूरी जो है ये बताई गई है यहाँ पर 510 मीटर है, ठीक है। और ये उन्नयन कोण जो है मीनार के शिखर का, ये आपको यहाँ पर बताया गया 30 डिग्री है। तो यहाँ पर इस मीनार की जो हाइट होगी h है, इसका आपको 50% कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप tan 30 डिग्री का क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे। आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि h बट्टे क्या आ जाएगा 510 आ जाएगा, और tan 30 डिग्री के वैल्यू होते हैं 1/√3। जब आप यहाँ पर तिरछा गुणा कराएंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, ये 510/√3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको √3 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बट्टे में 3 बनेगा, 17 3 51, यानी कि 170/√3 आपके पास आ जाएगा। बट यहाँ पर आपको जो है इसका 50% कैलकुलेट करना था। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। तो जब आप इसका 1/2 कैलकुलेट करेंगे तो ये 85/√3 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए 16 संख्याओं का औसत 48 है, और इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। तो सातवीं और आठवीं संख्या जो है 9वीं संख्या से क्रम से 3 और 7 अधिक है। तो 9वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर टोटल 16 संख्या दे रखी है। अब पहली 6 संख्याओं का औसत अलग दे रखा है और यहाँ पर अंतिम 7 संख्याओं का औसत अलग दे रखा है। तो बीच में आपके पास कितनी संख्याएं बच गई, 3 संख्याएं बच गई। तो इन्हीं 3 संख्याओं का हम योग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये जो 3 नंबर बचे हैं इनका हम योग कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ये तीनों संख्या 48 होती है, यानी कि 48 इंटू में 3 आपके पास होता, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर देखिए, पहली 6 संख्याओं का औसत जो है ये 45 हो गया, यानी कि एवरेज 3 से घट गया। तो यहाँ पर ये आपके पास ये तीनों संख्या जो है 3 एक्स्ट्रा ले बैठी हैं। कितनी संख्याओं में से, 6 संख्याओं में से, तो गुणा 6 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अंतिम 7 संख्याओं का औसत जो है ये 53 बताया गया। एवरेज यहाँ पर 5 से बड़ा है, यानी कि 5 इनमें से घटेगा। और कितनी संख्याओं में ये बांट देंगे, भी आपके पास यहाँ पर टोटल 7 संख्याएं, ठीक है। तो 7 से इसको गुणा कर देंगे। कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास यहाँ पर 4 त्रिका 12, 8 त्रिका 24, यानी कि 144 ये आ जाएगा, प्लस 6 त्रिका 18 ये आ जाएगा, माइनस 7 पंचे 35 ये आ जाएगा। तो 144 और ये माइनस का 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 इसमें से घटाएंगे 100, ये आपके पास 27 बच जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर ये 3 नंबर आपके पास थे, ये आपके पास 6 संख्याएं थी। इसके बाद यहाँ पर 7वीं संख्या, 8वीं संख्या और ये आपके पास यहाँ पर 9वीं संख्या, इनका योग आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 9वीं संख्या को x मान लें, आपसे बोला गया है यहाँ पर ये आपके पास 8वीं संख्या जो है यहाँ पर 7वीं संख्या जो है यहाँ पर 9वीं संख्या से 3 अधिक है, यानी कि x प्लस का 3 हो जाएगी। और यहाँ पर 8वीं संख्या जो है 9वीं संख्या से 7 अधिक है, यानी कि x प्लस का 7 हो जाएगी। अब अगर हम इन तीनों संख्याओं का योग कर दें तो ये बराबर हमारे पास 127 आना चाहिए। 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास ये योग जो है इनका क्या आना चाहिए, बराबर 127 के आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो ये 3x हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। 10 इधर माइनस कर दें, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, यानी कि 39 आ जाएगा।
तो यहाँ पर सातवीं संख्या आप बता सकते हैं ये 39 प्लस का 3 करें यानी कि 42 हो जाएगी। और ये आपके पास नौवीं संख्या x यानी कि x की वैल्यू 39 आपके पास आई थी। इनका योग कर लीजिए, आपके पास 42 प्लस का 39 कर दीजिए और यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्योंकि सातवीं और नौवीं संख्या का एवरेज आपसे पूछा गया था। तो ये 81 ऊपर बनेगा, बट्टे 2 करें यानी कि 40.5 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र और पी ओ क्यू 54 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल पी आर क्यू का माप कैलकुलेट करके बताना है। ये केंद्र ओ दे रखा है, ये पी दे रखा है, ये आपको यहाँ पर आर दे रखा है और ये क्यू दे रखा है, और ये केंद्र पर बना कोण जो है ये 54 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर हम इस पी को यहाँ पर इस बिंदु क्यू से मिला दें, पी को अगर हम क्यू से मिला दें तो ये इस वृत्त के यहाँ पर एक जीवा है और इस जीवा द्वारा जो है यहाँ पर परिधि पर बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, केंद्र पर बनाया गया कोण का आधा हो जाएगा। ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिधि पर बनाया गया कोण जो है यहाँ पर केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा करेंगे तो ये 54 डिग्री है, तो ये आधा 27 डिग्री आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है ये पूरा क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 27 डिग्री ये हो गया, तो यहाँ पर ये वाला कोण कितना बच गया, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू कितना बच गया, 180 डिग्री में से आप यहाँ पर माइनस कर देंगे 27 डिग्री, तो 153 डिग्री जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न हमने बनाया इस टाइप का, भाई यहाँ पर 100 अगर आपके पास ये कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पर मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 20% अधिक यानी कि 120 हो जाएगा। तो 10% की छूट देता है, 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 10 पर 1 की छूट दी गई, तो 120 का आप यहाँ पर 9/10 कैलकुलेट करें यानी कि 108 आ जाएगा और ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितने का प्रॉफिट हुआ, 8 का प्रॉफिट हुआ 100 पर, तो 8% आपके पास आंसर आ जाएगा। भाई 8 का प्रॉफिट हुआ 100 पर, तो यहाँ पर गुणा 100 करेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉफिट परसेंटेज जो है 8% ही तो आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इस टाइप का प्रश्न भी हम यहाँ पर बना चुके हैं। यहाँ पर पूछा जो गया वो आप यहाँ पर ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। ठीक है, इंग्लिश वाले पहले इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसमें देखिए शनिवार को बेचे गए वेनिला केक और वेनिला केक की संख्या और यहाँ पर बेचे गए चॉकलेट केक की संख्या का अनुपात आपको दिया गया। यदि एक वेनिला केक का विक्रय मूल्य 8 रुपये और एक चॉकलेट केक का विक्रय मूल्य जो है 15 रुपये है, तो शनिवार को सभी वेनिला केक और यहाँ पर चॉकलेट केक को बेचकर अर्जित की गई कुल राशि कितनी है आपको कैलकुलेट करके बताना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वेनिला केक और यहाँ पर ये चॉकलेट केक, इनका रेशियो जो है आपको बताएगा कितना, 4:3। तो जब इनका टोटल करेंगे यानी कि 7 यूनिट यहाँ पर शनिवार को बेचे गए केक हो जाएंगे। बट यहाँ पर देखिए ये शनिवार का अगर आप यहाँ पर सैटरडे का देखें तो ये 16% है, और अगर आप इसका 16% कैलकुलेट करें, इसका अगर आप यहाँ पर 16% कैलकुलेट करें, भाई कुल बेचे गए केक की संख्या आपके पास यहाँ पर 10,500 होती है, तो इसका 16% कितना हो जाएगा, 16×5 80 और 16×1 16 यानी कि यहाँ पर 1680 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 7 यूनिट की वैल्यू 1680 है, ये इसका कितना गुणा है, 7 दूनी का 14, 700 के 28, यानी कि डेटा यहाँ पर 240 गुणा है। तो यहाँ पर जो है आप वेनिला केक और यहाँ पर चॉकलेट केक की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। 240 से गुणा कराएंगे तो 2400 के 96 और ये 0, 24 या 72 और ये 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये बताया गया कि वेनिला केक जो है इसका मूल्य 8 रुपये, तो इसको 8 से गुणा करेंगे, और चॉकलेट केक ये आपके पास इसका मूल्य जो है 15 रुपये बताया गया, तो इसको 15 से गुणा करेंगे, ऐड कर दीजिए, तो 8 6 के 48 हो जाएगा, हासिल 4, 9 8 72, 4 76 हो जाएगा, ये 0 और प्लस के अंदर ये 15 दूनी का 30 हो जाएगा और हासिल 3, 15 7 105 और ये 108 हो जाएगा और ये 0 ऐड कर दीजिए, आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17,000 और ये आपके पास यहाँ पर 1480 यानी कि आपके पास 18,480 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए एक आदमी ने जो है 1 रुपये में 3 टॉफ़ियाँ खरीदी और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए जो है उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होंगी। देखिए यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस, 50% के प्रॉफिट की बात हो रही है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि 2 पर 1 का प्रॉफिट, तो 2 की वस्तु इसने 3 में बेची होगी। बट यहाँ पर आपसे बताया गया था कि इसने पहले जो है
3 टॉफ़ियाँ खरीदी थी और अब यहाँ पर मान लेते हैं कि x टॉफ़ियाँ ये बेच रहा है। ये आपके पास प्राइस में रेशियो हो जाएगा, ये आर्टिकल्स या फिर यहाँ पर टॉफ़ियाँ आप लिख सकते हैं, टॉफ़ियों के अंदर रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो है ये आपके पास वे जो है वो आपको यहाँ पर समान बताया गया था। भाई यहाँ पर 1 रुपये में खरीदी थी तो और यहाँ पर 1 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर 2 इंटू में 3 जो है ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू में x के। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर 2 टॉफ़ियाँ जो है इसे बेचनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न जो है आपको थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 पेन है, ठीक, और एक पेन का मूल्य जो है 5 रुपये है, तो यहाँ पर कुल मूल्य आपके पास कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 5 इंटू में आप 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 10 पेन जो है आपके पास दोनों 10 रुपये जो है ये आपके पास दोनों पेनों का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं एक टॉफ़ी का मूल्य अगर आपके पास 2 रुपये तो 3 टॉफ़ियों का कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 3, और यहाँ पर 3 टॉफ़ियाँ आपके पास एक टॉफ़ी का मूल्य जो है 3 रुपये, तो x टॉफ़ियों का कितना हो जाएगा, x इंटू में 3, और यहाँ पर ये मूल्य जो है आपको समान बताया गया था 1 रुपये और 1 रुपये, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वे जो है ये आपका बराबर होना चाहिए, यानी कि खर्चा जो है बराबर होना चाहिए। इसके लिए जो है हमने यहाँ पर इनको दोनों को गुणा करा के आपस में बराबर कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अब अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये भी आसान सा प्रश्न है। अगर इसमें देखिए आप दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर जो है आप जल्दी बना पाएंगे। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपके पास यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, √2x का होल क्यूब लिखा हुआ है, माइनस के अंदर √3y का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस का b इंटू में a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, तो यहाँ पर a माइनस का b यानी कि √2x माइनस का √3y हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के अंदर a इंटू में b यानी कि √6xy हो जाएगा, और ये प्लस के अंदर b का स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर हमें दे रखा है इसके, ये √2x माइनस का √3y और ब्रैकेट के अंदर ax स्क्वायर माइनस के अंदर bxy और ये प्लस के अंदर cy स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली ब्रैकेट जो है यहाँ पर इस वाली ब्रैकेट से कट जाएगी। अब यहाँ पर आप एक एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें तो ये आपके पास a है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें तो यहाँ पर 2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ पर एक्स वाई का गुणांक आपके पास b है, और यहाँ पर इसका गुणांक √6 है, तो ये √6 हो जाएगी। यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक c है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर कंपेयर कराएंगे तो आपके पास c की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b की वैल्यू √6 रखेंगे, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे c की वैल्यू, तो यहाँ पर c का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए, 19 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन है भाई, आप यहाँ पर देखिए 48.3 यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर से आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये वाली 4.95 जो है यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ 4.95, तो यहाँ पर तो 4.95 बचा, और ये बाहर चला गया तो यहाँ पर ये 13.25 बचा, और बीच में प्लस का सिंबल है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को मैं ऐड करा के यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास 13 4 17 और ये 18.20 हो जाएगा, तो गुणा में 18.20 आपके पास इस ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी बटे के अंदर। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक बार इनको प्लस करके गुणा लिखेंगे और एक बार यहाँ पर माइनस करके इनको आपस में गुणा करा देंगे, ठीक है, प्लस करके, और एक बार इनको माइनस करके हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस करेंगे 17, और ये भी आपके पास 18.20 बन रहा है, और गुणा के अंदर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 12 में से 5 गया, ये 7 बचा, और ये ऊपर 0.55 यानी कि 0.65 और गया, तो ये 6.90 आपके पास बचेगा, और यहाँ पर गुणा के अंदर ये 19.8 लिखा हुआ है। कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए कैलकुलेशन इसमें अब आपको करनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी,
यहाँ पर 2 स्थान पर दशमलव है तो ये 2 स्थान पर दशमलव, ये कट जाएगा। 1 स्थान पर दशमलव है तो ये दशमलव कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 से डिवाइड है, यानी कि संख्या 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, 6 त्रिका 18, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और ये 0। 23 7 161 होता है, यानी कि 10 बार कट जाएगा और 23 से ये 7 बार कट जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 6 त्रिका 18, 5 त्रिका 15 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 त्रिका 18 हो जाएगा, 6 त्रिका 18 66 हो जाएगा। 11 से ये डिवाइड है, 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 पंचे 55 हो जाएगा, 11 छिके 66 हो जाएगा। ऊपर आपके पास 15 7 105 आ जाएगा, बट्टे के अंदर 6 इंटू में 10 यानी कि 60 आ जाएगा। 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 4 बचा, उतारेंगे 5, 7 छिके 42 हो जाएगा, 3 बचा, लगाएंगे पॉइंट और ये 5 छिके 10। यहाँ पर देखिए पॉइंट आता, बट यहाँ पर बट्टे में एक 0 भी था, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यानी कि 1.75 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए पी और क्यू जो है क्रमशः 1,50,000 और 4,50,000 की पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं। 1 वर्ष के बाद जो है 1,60,000 के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है। यदि पी को कुल 17,000 मिलते हैं तो उसे प्राप्त वेतन क्या होगा? यानी कि ये जो धन उसको अतिरिक्त मिल रहा था, जो लाभ का हिस्सा नहीं था, यही उसका वेतन था। ठीक है, और यही आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आप इनके निवेश का रेशियो कैलकुलेट करें तो ये 4 0 से 4 0 कट जाएंगे, 15 कम 15, 15 3 45, यानी कि पी और क्यू के निवेश का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:3। और यही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो टोटल करेंगे तो प्रॉफिट 4 यूनिट का, और जबकि प्रॉफिट आपको बताया गया 1,60,000 का था। तो यहाँ पर डेटा कितना गुना लिखा हुआ? 40,000 गुना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पी का प्रॉफिट जो है ये भी 1 यूनिट ना होकर 1 का 40,000 गुना करेंगे, यानी कि 40,000 आपके पास इसका प्रॉफिट आ जाएगा पी का। बट यहाँ पर पी को कुल मिले कितने थे? यानी कि 70,000 मिले थे। अगर आप 70,000 में से इस 40,000 को माइनस कर दें, इसका प्रॉफिट जो है माइनस कर दें, तो अतिरिक्त इसे कितने मिल रहे थे? 30,000 मिल रहे थे, और यही इसका वेतन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एथलेटिक क्लब के 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई क्या है? अपना उत्तर दशमलव के एक स्थान तक सही दीजिए। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। इसमें देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे लंबे देखने, और 32 विद्यार्थी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सबसे लंबे देखें तो यहाँ पर 165 से 170 के बीच में ये सबसे लंबे है, बट यहाँ पर ये 12 ही विद्यार्थी हैं। ठीक है, लेकिन होने कितने चाहिए? 32। तो इसके बाद यहाँ पर सबसे लंबे देखें तो 160 से 165 तक ये भी इसमें शामिल कर ले, यानी कि 20 विद्यार्थी। तो यहाँ पर 20 और 12 32 हो गए। तो अब इनका एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए एवरेज कैसे कैलकुलेट करें, ये 160 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 165 यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों का बीच का देखें तो यहाँ पर 162.5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 165 और 170 लिखा हुआ है, इनके बीच का यहाँ पर देखें तो 167.5 आ जाएगा। इसको यहाँ पर 20 से गुणा कराएंगे, इसको 12 से गुणा कराएंगे और डिवाइड कर देंगे कुल संख्या 32 से, तो एवरेज आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 162.5 इसको गुणा करा देंगे 20 से, और प्लस के अंदर 167.5 और इसको गुणा करा देंगे 12 से, और इसको डिवाइड कर देंगे 32 से। तो यहाँ पर ऊपर से 4 कॉमन लेकर आप इसको काट सकते हैं। 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 त्रिका 12 हो जाएगा, 4 कॉमन आए 8 चौके 32, ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, ऊपर 5 से इसमें गुणा करा देते हैं, ये 5 पंचे 25 हो जाएगा, हासिल 2, 5 दूनी का 10, 2 12, 16 85, 1 81, और एक स्थान पर दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, प्लस के अंदर ये देखिए आपके पास 5 त्रिका 15, 7 त्रिका 21, 22, हासिल 2, 16 3 48, 2 50 हो जाएगा, एक स्थान पर दशमलव, बट्टे के अंदर 8 हो जाएगा। ऊपर ऐड करेंगे तो ये आपके पास 800, 1300 और ये 1314 और ये 1315 आपके पास टोटल हो रहा है। इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 5 8 छिके 48, 3 8 चौके 32 हो जाएगा। 164 आंसर है, आप आंसर लगा देंगे 164.4। ठीक है, इसमें देखिए ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, और उसकी आय में जो है 20.1% की वृद्धि होती है, और व्यय में जो है 20% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो अगर हम उसकी आय टोटल 100 मान ले, तो इसका 65% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 35। ठीक है, आपको पता है इनकम इक्वल टू क्या होता है? इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। इसमें आपको यहाँ पर बोला गया कि इनकम में जो है 20.1 का जो है
इंक्रीमेंट होता है, 1% का इंक्रीमेंट होता है, और एक्सपेंडिचर में 20% का इंक्रीमेंट होता है। सेविंग में आपको कैलकुलेट करना, ये मान लीजिए x% का इंक्रीमेंट होता है, तो इनको जब गुणा कराएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 2010 बनेगा, और ये आपके पास यहाँ पर 130 यानी कि 1300 बन जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर प्लस के अंदर 35 का x बन जाएगा। ठीक है, तो 35x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1300 इधर माइनस कर देंगे यानी कि 710 का डिफरेंस है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 710 बटे 35, 35 का इसमें डिवाइड करेंगे, 35 दूनी का 70, 10 में 0 बार जाएगा, जैसे 20 आया यानी कि 20.3% की वृद्धि। तो वृद्धि जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब इसमें देखिए यहाँ पर राज्यों ए और सी में जो है मिलाकर कुल कितने युवा बेरोजगार हैं, ये डेटा आपको लाखों में दिया गया, ए में देखना है और यहाँ पर सी में देखना है। तो यहाँ पर 12 और ये 10.5 के बीच का डिफरेंस देखें तो ये आपके पास 1.5 यानी कि 1.5 लाख का डिफरेंस आया, यानी कि 1.5 लाख यहाँ पर बेरोजगार हैं। सी में देखें तो यहाँ पर 11.5 और यहाँ पर 10 के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर ये आपके पास 1.5 लाख का यहाँ पर भी डिफरेंस है, यानी कि टोटल कितने बेरोजगार हुए, 1.5 और 1.5 आपके पास 3 लाख हो जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब इसमें देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में जो है AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, और यदि AD जो है एंगल BAC का कोण समद्विभाजक है, जहाँ D जो है BC पर स्थित एक बिंदु है, तो DC का माप आपको कैलकुलेट करके बताना है। भाई एंगल बाय सेक्टर थ्योरम इसमें लग जाएगी, आसान सा प्रश्न है। इसमें आपको ये ट्राइंगल दिया गया है ABC, और BC पर आप बिंदु मान लीजिए D इस प्रकार एक बिंदु है जो कि यहाँ पर एंगल ए को जो है समद्विभाजित करता है, BAC एंगल BAC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये 2 बराबर बराबर भागों में इसको बांट देगा। अब आपसे यहाँ पर बोला गया, ये आपको यहाँ पर दिए भी रखा है AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ पर AB की लंबाई जो है ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और टोटल BC आपको यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे पूछा गया यहाँ पर DC की लंबाई। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ये DC x मान ले तो यहाँ पर ये आपके पास 10 माइनस का x बच जाएगी। एंगल बाय सेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि इस 7 का यहाँ पर 10 माइनस x के साथ रेशियो, और यहाँ पर 8 का x के साथ रेशियो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा 7:10 माइनस का x इक्वल टू 8 बटे x। तो तिरछा गुणा कराएंगे, 7x बराबर 80 माइनस का 8x आ जाएगा, तो 15x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 से कटेगा 16 पंचे 80, 5 तिरका 15, 16 बटे 3 आंसर। एक टायर में 3 पंक्चर है, पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, और दूसरा पंक्चर अकेले 18 मिनट में टायर को पिचका देता है, और तीसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ मिलकर पिचकाने में कितना समय लेंगे। देखिए पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसी तरह से जो है यहाँ पर यह प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पर ये मान लेते पंक्चर A है, ये B है और ये C है, तो A जो है 9 मिनट में खाली कर सकती है, और यहाँ पर B जो है ये 18 मिनट, और यहाँ पर C जो है ये 6 मिनट। तीनों का आप यहाँ पर LCM लेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि 2 इसकी एफिशिएंसी, 1 इसकी एफिशिएंसी, 3 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो टोटल एफिशिएंसी आपके पास इन तीनों की मिलाकर 6 यूनिट है, और यहाँ पर टंकी की क्षमता हमारे पास कितनी है, टोटल 18 यूनिट है। तो तीनों मिलकर अगर यहाँ पर 18 यूनिट की क्षमता की टंकी को खाली करते हैं, यहाँ पर टायर की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर टायर को खाली करते हैं तो यहाँ पर 6 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो 6 का इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 मिनट का टाइम लगेगा। अब इसमें देखिए एक लकड़ी के बेलन के वक्र पृष्ठ को 50 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको बताई रखी है 6 मीटर। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πRh, यानी कि 2 × में 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें, देखिए व्यास यानी कि डायमीटर आपको बताएगा 70 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.70 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 का इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से आपके पास रेडियस यानी कि त्रिज्या आपके पास कितनी हो जाएगी, इसका आधा कर देंगे, 0.70 का आधा करेंगे, यानी कि 0.35 मीटर, ये आपके पास 35 मीटर जो है ये आ जाएगी। ठीक है, त्रिज्या तो 0.35 आपने यहाँ पर लिखा, इंटू में हाइट लिखेंगे, तो हाइट 6 मीटर की आपको दे रखी है।
अब ये मीटर स्क्वायर में आपके पास क्षेत्रफल आया और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में यहाँ पर 50 रुपये का खर्च आता है, तो इसको गुणा 50 भी कर देंगे। कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा भाई 7 पंचे 35 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले तो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में यहाँ पर 100 आएगा, 50 से 100 कट जाएगा, 2 बार बट्टे में 2 आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। ये 7 पंचे 35 हो जाएगा और यहाँ पर 22 पंचे 110 और यहाँ पर 110 को 6 से गुणा करेंगे यानी कि 660 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए एक वृत्त की जीवाएं आपको देखिए ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी सी डी और ये पी डी आपको दे रखा है, तो पी बी की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी। देखिए इस टाइप का प्रश्न भी हमने बनाया पहले भी। आपके पास यहाँ पर एक सर्किल दे रखा है, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम 2 सीवाएं खींचें, एक सीवा ये हो जाएगी और एक सीवा जो है ये हो जाएगी। ये वृत्त के बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये आपको यहाँ पर दिया गया। ए बी ये आपके पास सीवा हो जाएगी, ये सी डी सीवा हो जाएगी। ए बी आपको यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पर सी डी 1 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पर पी डी जो है ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या गया यहाँ पर, ये जो है पी बी की लंबाई आपसे पूछी गई, यानी कि ये एक्स मान लें। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास कंसेप्ट होता है बाहरी भाग x इंटू में कुल लंबाई 7 प्लस का x, तो 7 प्लस का x बराबर हो जाएगा यहाँ पर। इसमें देखिए बाहरी भाग 5 इंटू में कुल लंबाई 5 प्लस का 1 करेंगे यानी कि 6, तो ये बराबर 6 पंचे 30 आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए x की वैल्यू यहाँ पर अगर 5 रखेंगे तो 7 प्लस 5 12 और 12 पंचे 60 बराबर यहाँ पर 30 नहीं आ रहा, तो हटा दीजिए। 3 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास 7 3 10 इंटू में 3 करेंगे यानी कि बराबर की साइड आपके पास 30 आ रहा है। कब, जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर देखिए उसको अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहाँ से सोल्व करते तो भी आपके पास आंसर आ जाता, बट वो आपका कैलकुलेटिव होता, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में जो है भुजा बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है, एंगल ए डी सी बराबर आपको दे रखा है एंगल बी एस सी, और यहाँ पर यदि सी ए सी डी आपको दे रखे हैं तो यहाँ पर सी बी की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी। देखिए इस टाइप का प्रश्न भी हमने पहले बनाया। ये आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी, ए बी और ये सी, यहाँ पर डी कोई बिंदु दे रखा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ए को डी से मिलाते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये ए डी सी, ये वाला एंगल, यहाँ पर ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर आपको दे रखा है बी ए सी के, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दे रखा है प्रश्न में। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर एज ये एंगल सी जो है ये आपके पास यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों कौन से ट्रायंगल, एक तो ये वाला ट्रायंगल ए डी सी और एक ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल, इन दोनों में यहाँ पर एंगल सी जो है ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो एक कोण ये बराबर हो चुका है और एक कोण आपको यहाँ पर प्रश्न में बराबर दे रखा था, ठीक है। तो 2 कोण आपके पास इन दोनों ट्रायंगल के अंदर बराबर हो चुके हैं। तो तीसरा कोण जो है ये स्वतः ही आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल जो है इस पूरे वाले ट्रायंगल के समरूप हो चुका है और यहाँ पर जो है समरूप हो चुका है, तो इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर आपसे सी बी की लंबाई पूछी गई, तो सी बी आपके पास ये वाली भुजा, ये किस वाले एंगल के सामने की भुजा है, इस एंगल ए के सामने की भुजा है, ठीक है। तो यहाँ पर सी बी लिखेंगे और यहाँ पर ये एंगल ए किसके बराबर था, इसके बराबर था एंगल डी के। अब पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास भुजाएं भी दे रखी हैं। ये सी ए दे रखा था 15, यहाँ पर ये लिख देते हैं, और ये सी डी जो है ये आपको दे रखा था 9, बस, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए आपने ये देख लिया था कि इसके सामने की भुजा आपके पास एंगल ए के सामने की भुजा सी बी थी, तो सी बी लिख ली। अब यहाँ पर ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर था, तो इस एंगल के सामने की भुजा 15 है, तो यहाँ पर बट्टे में 15 रखे हैं और बराबर के साइड। अब ये वाले ट्रायंगल को हमने पहले चेक किया था, बड़े वाले ट्रायंगल को, तो यहाँ पर इसी को पहले चेक करेंगे, ठीक है। अब इसमें इस एंगल बी के सामने की भुजा अगर आप देखें तो ये 15 है, तो यहाँ पर ये 15 लिख लेंगे, और इसमें ये एंगल इसके बराबर था, तो इसके सामने की भुजा यहाँ पर 9 है, तो बट्टे में 9 लिखेंगे। तो ये अनुपात जो है संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो सी बी बराबर कितना आ जाएगा, 225 बटे 9 आ जाएगा। तो 25 नमा 225 यानी कि 25 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, आपको यहाँ पर व्यंजक दे रखा है, इसका मान कैलकुलेट करके बताना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको पूर्णांक में दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर रख के चेक करेंगे। थीटा बराबर देखिए आप 45 डिग्री रख के चेक करिए।
45 डिग्री पर कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और √2 का अगर आप पावर चेक करते हैं तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी कि 1/8 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। 1/8 यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। -1 और ब्रैकेट के अंदर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, cot 45 की वैल्यू भी 1 और 1 का स्क्वायर 1 +2 और ये प्लस का 3। अब ये देखिए कैलकुलेशन है, आप इसको स्वयं करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए 2/8 1/4 और ये माइनस का 3/4 आ जाएगा और ये गुणा में ये 4 आ जाएगा प्लस का 3, ये कट जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3 यानी कि 0 आंसर। इसमें देखिए 4620 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी कि 10 पर 1 का ब्याज मिला तो 10 की राशि यहाँ पर 11 हो गई होगी। अब यहाँ पर देखिए उधार लिया गया पैसा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ट्रिक है, ठीक है। और यहाँ पर ये किस्त यानी कि जो आप यहाँ पर चुकाएंगे वो किस्त आपकी क्या होगी। इसमें देखिए 10 इंटू में आप कर देंगे 10 प्लस का 11 तो ये उधार लिया गया पैसा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 वार्षिक किस्तों की बात हो रही थी तो 11 का स्क्वायर आप कर देंगे तो यहाँ पर 121 जो है आपके पास ये वार्षिक किस्त आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 210 आ जाएगा और ये 121 यूनिट के आपके पास किस्त है। बट यहाँ पर ये उधार लिया गया पैसा जो है ये आपको बताया गया था प्रश्न में, कितना बताया गया था 4620। तो डेटा यहाँ पर कितना गुणा दे रखा है 21 दूनी का 42, 21 दूनी का 42, 22 गुणा दे रखा है। तो ये जो वार्षिक किस्त आप यहाँ पर चुका रहे हो 121 और 121 की, ये भी 121 ना होकर 121 का 22 गुणा हो जाएगा। 22 एकम 22 का 2, 22 दूनी का 44, 2 46 का 6 हासिल 4 और ये 26 यानी कि 2662 आंसर। अब इसमें देखिए a इंटू में b का मान कैलकुलेट करना है। इस टाइप का प्रश्न हमने पहले बनाया हुआ है भाई। जो संख्या 11 8 से विभाज्य वो संख्या 11 और 8 से विभाज्य होगी, 88 से विभाज्य वो संख्या 11 और 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब अगर 8 का डिविजिबिलिटी चेक करें तो यहाँ पर तीसरा अंक सम अंक है तो लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे तो 8 8 64 यानी कि b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। b की वैल्यू 4 आ चुकी है तो संख्या आपके पास 8a 5 1 4 6 और ये 4 आपके पास बन चुके हैं। इसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे 9 का ये 11 का डिविजिबिलिटी लगाएंगे तो यहाँ पर 8 5 13 4 17 और 4 21 हो जाएगा और ये a प्लस का 1 प्लस का 6 करेंगे a प्लस का 7 हो जाएगा। तो 21 में से माइनस कर देंगे यहाँ पर a प्लस का 7 इक्वल टू आपके पास 0 या फिर 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर 14 माइनस का a बराबर 0 या फिर 11 आना चाहिए। मैंने आपको पीछे सोल्व करवाया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये बराबर 0 नहीं हो सकता क्योंकि a की वैल्यू 14 होनी पड़ेगी और 14 डबल डिजिट वैल्यू है। इसके बाद यहाँ पर 11 रखेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 होनी पड़ेगी, तब भी यहाँ पर आपके पास ये 11 आएगा। तो b की वैल्यू 4 आई और a की वैल्यू 3 आई तो 3 इंटू में 4 करेंगे यानी कि 12 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसका मान कैलकुलेट करके बताना। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए अंडर के अंदर ये हमने पिछले वीडियो के अंदर सोल्व किया था, ठीक है। तो इसी को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पर वर्गमूल आपके पास यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये छोटा सा यहाँ पर 4 भी लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है भाई, ये जो अंडर के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है इसका 2 बार वर्गमूल है, ठीक है। इसका 2 बार वर्गमूल आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न हमने पीछे बनाया हुआ है, डेटा भी यहाँ पर सारे सब कुछ सेम है और अंडर के अंदर जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है ये आपको जो कैलकुलेट करनी है वो भी हमने पीछे कैलकुलेट किया। ये हमारे पास 1296 आई थी तो यहाँ पर ये अंडर के अंदर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1296, ये मेरे को याद है, ठीक है। अंडर के अंदर 1296 का एक बार वर्गमूल लेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 का दोबारा से वर्गमूल लेंगे तो 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये वाली कैसे वैल्यू आएगी ये आप यहाँ पर पिछले वाले वीडियोस के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए राज्य बी में रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या आपको दे रखी है। राज्य आपको चेक करनी है, ठीक है। और राज्य ए में रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या की कितने प्रतिशत है ये आपको कैलकुलेट करना। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप राज्य ए में देखेंगे तो रोजगार, ये आप यहाँ पर राज्य बी में देखेंगे, राज्य बी में देखेंगे तो यहाँ पर रोजगार प्राप्त जो है ये आपके पास 7 है और राज्य ए में देखेंगे तो रोजगार प्राप्त 8 है। तो 7 जो है ये 8 का कितना प्रतिशत है ये आपको कैलकुलेट करना। तो 1/8 की प्रतिशत वैल्यू होती है 12.5% और इसका 7 गुणा करेंगे तो 12 7 84 और ये 0.5 का 7 गुना यानी कि 3.5। तो यहाँ पर ये 87.5% आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखा है, इसका मान कैलकुलेट करना है। भाई ये भी आपने प्रश्न पीछे बनाया हुआ है, यहाँ पर आपने इससे टेन थीटा बराबर कैलकुलेट किया था, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 4/5 आया था, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये ट्रायंगल आपने बनाया था, तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये 4 आपके पास परपेंडिकुलर, 5 बेस, तो ये हाइपोटेनस √41 कैलकुलेट किया था और यहाँ पर वैल्यू पुट की थी, तो 5 इंटू में ये 4/√41 हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, माइनस के अंदर कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5/√41 और बटे के अंदर ये 5 इंटू में 4/√41 और ये प्लस के अंदर 3 इंटू में ये आपके पास यहाँ पर 5/√41। अब देखिए यहाँ पर 1/√41 ऊपर और नीचे से कॉमन लेकर काट देंगे, ये कट जाएगा, याद आया कुछ, ठीक है। तो ऊपर 5 के 20 माइनस 5 के यानी कि 15 हो जाएगा, बटे के अंदर ये 20 और 15 यानी कि 35 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 3/7 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी पर एक समान चाल से 2.5 घंटों में जो है तय करती है, समान चाल से जो है 2.5 घंटों में तय करती है, उसी चाल से जो है 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कैलकुलेट करना। प्रश्न सेम है, यहाँ पर 2.5 घंटे का ही टाइम दिया गया था, बट यहाँ पर दूरी जो है आपको पीछे प्रश्न में जो है 450 दे रखी थी, ठीक है। यहाँ पर 630 दे दी गई है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर अगर आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो दूरी के अंदर आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 225 के अंदर टाइम का, टाइम यहाँ पर 2.5 घंटे का, यानी कि इसको 5/2 लिख सकते हैं। तो 5/2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 5 के 20, 5 5 25 यानी कि 45 ऊपर आएगा, 2 ऊपर जाकर 45 से गुणा होगा, 90 किलोमीटर पर आवर आपके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम आपको कैलकुलेट करना है, तो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई आपके पास यहाँ पर दूरी बताई गई 630 किलोमीटर की, स्पीड 90 आई है, तो यहाँ पर 7 घंटे का आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखिए ए और बी ऐसी दो ऐसी अभाज्य संख्या कि ए ग्रेटर देन बी है और यहाँ पर उनका लघुत्तम समापवर्त आपको एलसीएम बताएगा 209 है, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए कैलकुलेट करना है। प्रश्न सेम है, यहाँ पर पीछे हमने कैलकुलेट किया था, ए की वैल्यू हमारे पास 19 आई थी और यहाँ पर बी की वैल्यू जो है हमारे पास 11 आई थी, क्योंकि यहाँ पर ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बी स्क्वायर माइनस ए कैलकुलेट करना है, बस आप क्या करेंगे 11 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 19 कर देंगे, यानी कि 121 में से 19 माइनस किया तो 102 आंसर। अब ये आया कैसे, यहाँ पर पीछे मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप यहाँ पर पिछले वीडियोस कंटिन्यूस देखते आए हैं, तो अगर आपको ये पता है, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक के वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।